कब किया था? 1831। रॉबर्ट ब्राउन। किस में से किया था? ऑर्किड रूट सेल्स। ऑर्किड के रूट के सेल में सबसे पहले इसने न्यूक्लियस देख के उसको कॉइन किया था। न्यूक्लियस का मीनिंग कौन बता रहा है? मीनिंग कुछ और कुछ नहीं। इस वर्ड का मतलब क्या है? न्यूक्लियस तो प्रॉपर्टी है। मीनिंग क्या है इसका? थर्ड रो में, फोर्थ रो में आता है। इसी का साइड हो जाओ। हाँ, मीनिंग क्या है इसका? न्यूक्लियस को बोलते हैं सेंटर, जो बीच में हो। सेंट्रल एक्टिविटी को न्यूक्लियस कहते हैं। जो ऑनलाइन है, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। सो न्यूक्लियस मीन इज सेंटर। किसका सेंटर? सेल का सेंटर। और किसका सेंटर? एटम का सेंटर। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मतलब होता है सेंटर, जो बीच में हो, जो बीच की एक्टिविटी है। न्यूक्लियस, इसके डायग्राम को पहले देखते हैं, फिर इसकी डिटेल में आते हैं सारा। डायग्राम अगर आपने अच्छे से बना लिया, याद कर लिया, तो बायोलॉजी आधी वहीं पूरी हो जाती है। अनाउंस
आगे आ जा पता, इधर आ जा, थर्ड रो में आ जा। हो गया? इसके बाद हम सेल डिवीजन वाला पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के बाद लेंगे क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है वो। दिस इज न्यूक्लियस एट इंटरफेस स्टेज। स्टेज होता है सेल डिवीजन का इंटरफेस, इंटरफेस स्टेज का न्यूक्लियस है ये। न्यूक्लियस हमेशा से ऐसा नहीं होता, ऐसा इस स्टेज में दिखता है। ला ऐसे तो चलिए इसको और क्लोज करो। चलें आगे, हो गया? ठीक है। सो न्यूक्लियस एट दिस इंटरफेस स्टेज इट हैज टू मेम्ब्रेन्स, ये और ये। दिस इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो डायग्राम में है सिंपल उसी को देखना है, कोई एक्स्ट्रा में नहीं जाना है। ये जो बाहर की है ये आउटर मेम्ब्रेन, उसी से इन फोल्डिंग से ये अंदर की मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर इनर पूरे में दो मेम्ब्रेन है। कहीं कहीं आउटर मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन जुड़ा हुआ है आरईआर का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, अगर होगा तो आउटर मेम्ब्रेन के साथ चिपका होगा। तो थ्रू दिस आउटर मेम्ब्रेन इज अटैच्ड आरईआर, इसके साथ अटैच होता है, अटैच्ड आरईआर। आरईआर का मतलब क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कहते हैं रफ? क्योंकि इसके ऊपर ये देखो राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसलिए इसको आरईआर कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में टूटी हुई है ना, बीच बीच में यहाँ पे ब्रेकअप। तो ये जो ब्रेक वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर कहते हैं इसको। ये रास्ते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं कि जो भी यहाँ पे है वो यहाँ से बाहर आ सकता है, बाहर से अंदर जा सकता है। बाहर का मतलब जो न्यूक्लियस के बाहर है वहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म। वो साइट सेल का अपना फ्लूइड है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से जो बन रहा है वो इस पोर के थ्रू यहाँ पे आता है, और जो साइटोप्लाज्म है वो पोर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है सेल का। मीन्स बिना न्यूक्लियस के सेल सेंटेंस भरो मुंह के अंदर मेरे। बिना न्यूक्लियस के सेल काम कर सकता है, नॉर्मली काम कर सकता है, अनकंट्रोल क्यों करेगा? सेल का न्यूक्लियस क्या है? पापा। सेल का पापा है, फैमिली के हेड है न्यूक्लियस। अब जिसके फैमिली के हेड नहीं होते क्या वो परिवार बर्बाद हो जाता है? काम होता है। तो बिना न्यूक्लियस के सेल काम कर सकता है। तो विदाउट सेल, विदाउट न्यूक्लियस द सेल कैन परफॉर्म फंक्शन। कैन, ऑलवेज नहीं। क्यों? एग्जाम्पल क्या है? मैच्योर आरबीसी। जो आरबीसी मैच्योर है उसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, बट उसके बावजूद ये 120 डेज तक ह्यूमंस में जिंदा रहता है। तो ये कहना कि अनकंट्रोल में काम करेगा या काम नहीं करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, आरबीसी एक्सेप्शन में आ रहा है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैच्योर आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होता है,
फिर भी 120 डेज तक सर्वाइव करता है। 4 मंथ लाइफ स्पैन होता है ह्यूमंस में इसका, और ये आराम से काम करता है। ठीक है, बट न्यूक्लियस है तो काम अच्छे से होता है, काम में कोई रुकावट नहीं आती, वहां पे दिक्कतें आती हैं काफी ज्यादा। इसके अलावा सीव सेल्स, प्लांट की बात करते हैं तो सीव सेल्स जो कि आगे जाके सीव ट्यूब बनाते हैं, इसके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम का पार्ट है वो। तो ये एक्सेप्शंस में आ रहा है, मतलब अगर हम ये बोलें कि इसके बिना कोई बात नहीं, काम कर रहा है, इसके बिना हाँ सेल जिंदा है। वो अलग बात है कि न्यूक्लियस नहीं है तो कुछ को हम सेल डेड बोलते हैं, ये दोनों सेल लिविंग है, लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस। तो बायोलॉजी इज कॉल्ड ए साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो रूल में चलता है, उसके अगेंस्ट भी काम करता है वहां पे। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैच्योर आरबीसी। अगर हम आरबीसी बोलते तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, इट हैज न्यूक्लियस। ह्यूमन आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, बट जब वो मैच्योर हो जाता है तो न्यूक्लियस उड़ जाता है, फिर न्यूक्लियस गायब हो जाता है। तो मैच्योर आरबीसी हैज नो न्यूक्लियस, व्हाइल सिंपल आरबीसी हैज न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स बोथ। बट जो आरबीसी हैं सिंपल, उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। मैच्योर आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, ये डिफरेंस है, ये आगे बताऊंगा आपको मैं डिटेल में। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पोर हो गया। उसके अंदर पे आते हैं, ये जो येलो कलर का डॉट देख रहे हैं बड़ा बड़ा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहा जाता है। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इस न्यूक्लियस को उसका शेप देता है। दिस मैट्रिक्स प्रोवाइड शेप टू न्यूक्लियस, क्योंकि ये हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, हार्ड थोड़ा सख्त होते हैं ये, तो इसका फंक्शन यही लिख लेंगे, इट प्रोवाइड शेप टू न्यूक्लियस। मैट्रिक्स का जैसा अलाइनमेंट होता है वैसा ही इसका शेप बन जाता है। तो ये ठीक कहां पे होते हैं, इट इज लोअर टू इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हर जगह नहीं है ये, अंदर की मेम्ब्रेन के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। तुमने देखो कहां पे लोकेट किया है इसको, इस पार्ट, हर जगह नहीं बनाना इसको, ये इस मेम्ब्रेन के नीचे होता है। तो जैसे इसका अलाइनमेंट होगा वैसा ही न्यूक्लियस का शेप हो जाता है। तो फंक्शन क्या आता है, प्रोवाइड शेप टू न्यूक्लियस। ठीक है, अब उसके अंदर आते हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये इसका अपना साइटोप्लाज्म है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाता है, इसका अपना साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में जमीन आसमान का फर्क है, नहीं तो यहां भी साइटोप्लाज्म लिख सकते थे। ये सेल का फ्लूइड है, वो न्यूक्लियस का फ्लूइड है। यहां पे जो काम होता है वो साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, वो अलग काम होता है, सब कुछ अलग है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहां हो रही है वो यहां नहीं होती, क्योंकि फंक्शन में डिफरेंट है तो नाम अलग जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म अलग अलग है। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। फ्लूइड ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दो चीज होता है। ठीक है, यहां आते हैं, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, मीन्स उलझे हुए धागे। जैसे पतंग जब टूटती है तो कट जाती है तो धागे क्या करते हैं, जो उलझ जाते हैं, तो ये उलझे हुए धागे हैं जो कटी हुई पतंग के हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स। और ये क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम कह सकते हैं इसको, नहीं? क्रोमोसोम क्या होता है, तो साइड करते हैं, थोड़ा सा साइड हो तो अभी। क्रोमोसोम क्या होते हैं, कैसे करोगे इसको
डिफाइंड या मीनिंग क्लियर? इसका मीनिंग बता दो, क्रोमेटिन का मतलब बता दो। हम्म, हाँ मीनिंग ठीक है। इट इज कलर्ड बॉडी, ऐसी बॉडी, ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम कलर कर सकें, स्टेन कर सकें, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब कलर का मतलब क्या हो गया? इट कैन बी स्टेन्ड, इट कैन बी डाइड, इसको डाइंग किया जा सकता है, इसके ऊपर रंग डाला जा सकता है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मीनिंग क्लियर हो गया बट है क्या ये? सब स्टेन कर सकते हैं, क्रोमेटिन स्टेन कर सकते हैं, इट कैन बी स्टेन। अगर क्रोमोसोम स्टेन हो जाए तो क्रोमेटिन कर सकते हैं। अब ब्लू कलर से स्टेन होते हैं, मिथिलीन ब्लू से स्टेन हो जाता है। अब जो स्टेन यहाँ देख रहे हैं डाई, वो अलग अलग होती हैं। सैफरनिन ये होती है जिससे स्टेन किया जा सकता है, इट इज मिथिलीन ब्लू। इन सब से इनको कलर करके देखा जा सकता है, तो दे कैन बी स्टेन, तभी उसको हम कलर या क्रोमा कह रहे हैं। और कोई जिसको जो आता है बोल दे, जो भी आता है। चलो वो भी लिख लेते हैं। अब 3 के घपले सॉल्व करो पहले। मैं तो 2 में ही वो सोचा था, 2 में लग जाओगे, तीसरा आपने डाल दिया। दोनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। वेरी गुड, डिफरेंस करो, साबित करना पड़ेगा, सिर्फ हाँ ना से नहीं चलेगा, यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। है डीएनए एसिड है, ओके। हम्म, और बाकी सबको जो आता है बताए, चुप नहीं रहने, जिसको जो आता है बोलना शुरू कर दे। लेट्स मेक सब्जी मंडी हेयर, बोलना है सबने, जिसको जो आता है। लेकिन जैसे हेरिडिटी जब आपको पास करना होता है वो जो जनरेशन खाते हैं टेंगल। हम्म, होते हैं, तो सर जब नेक्स्ट जनरेशन पे इंफॉर्मेशन पास करनी होती है तब वो अलाइन हो जाते हैं पेयर फॉर्म में क्रोमोसोम। पेयर, चौथे वर्ड लिखूं? कंफ्यूज हो जाएगी, पता नहीं पाएगी। जो जो डाउट क्रिएट हुआ लिख रहा हूँ, समझाना पड़ेगा सारा ये। वही वर्ड बोलो जिस पूछा जा रहा है उसके आसपास घूमो। अभी ये पूछ रहा था तो वहाँ क्रोमेटिन फाइबर जब भी चला गया, फिर वहाँ आया तो ये डीएनए गुजार दिया इसने, अब तो पेयर डाल दिया फिर क्रोमोसोम है। डीएनए की थ्रेड मतलब क्या है? कंडेंस का मतलब क्या है? वो पांचों वर्ड आएगा यहाँ पे हिस्टोन, मतलब वो चीज डाल रहे हो जिसका कोई लिंक नहीं है। खैर मैं लिख देता हूँ, मतलब जो है वो नहीं समझाना है, नया चीज डाल देना है कि हमें तो कुछ ज्यादा आता है, हम तो नया बोलेंगे, जिससे कहेंगे टीचर इंप्रेस हो जाए। मैं इंप्रेस नहीं, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ, 4 चीज मत लेके आओ। इसी के हिसाब से बात होनी चाहिए। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर क्या है, मीन्स किसको रिप्रेजेंट करता है ये? हाँ, थ्रेड लाइक फाइबर्स, ये थोड़ा बहुत ठीक है। थ्रेड लाइक, उलझे हुए धागे जैसे कहा भी था। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ऑल आर मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। कुछ इतने बड़े हैं कि वो थ्रेड के फॉर्म में दिखते हैं, कुछ इतने छोटे हैं कि उनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है तो ये दिखता है।
ये तीनों एक ही चीज है, अलग नहीं है कुछ भी। इनको देखने का तरीका अलग है, इसलिए नाम अलग आ गया। तीनों को अलग तरीके से देख रहे हैं तो अलग अलग नाम आ रहा है एक ही, मीनिंग सबका एक है। क्या? ये जेनेटिक मटेरियल है। ये सब के सब क्या हैं? जेनेटिक मटेरियल। ये वर्ड बोलते सही हो जाता, क्योंकि मेरे को इसमें फंसाना था आपको। जेनेटिक क्या होता है? तभी नहीं बोली। जेनेटिक क्या होता है? अभी जो हम सबके जीन्स में है, हम सबके जीन्स में है। जो पैंट पहनते हैं जीन्स उसमें है, उन सबके जीन्स में है। हाँ, जी वाली जीन्स, हाँ वही जीन्स, जी यानी जेनी, है ना? सोनू बताएगा। जेनेटिक मटेरियल डिस्कशन करते हैं ना। जनरेशन, हाँ बिल्कुल ठीक है। जनरेशन मतलब ठीक आ रहा है, अब आंसर ठीक ठीक आ रहे हैं। जो सक्सेशन में ट्रांसफर होता रहे। जीन्स, जीन्स जाते हैं ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। हम पता नहीं करोल बाग क्यों पहुंच जाते हैं जीन्स लेने के लिए। ये तो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में अपने आप जा रहे हैं। हम करोल बाग टैंक रोड पहुंच जाते हैं, जीन्स दे भाई, हमें जीन्स चाहिए। तो जीन्स क्या होते हैं? ये भी मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और जब ये टुकड़े अपने आप, जब सेल डिवाइड करता है तो पेरेंट सेल से उनके नए सेल्स में जाते हैं, तो उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जो अपने आप चला जाए, हम नहीं भेज रहे, अपने आप जा रहा है। ये इनहेरिटेड होता है। जो अपने आप चला जाए उसको बोलते हैं इनहेरिट होना। इनहेरिटेड होता है, ये आपको मिल नहीं रहा है, आपको कोई दे नहीं रहा है, ये अपने आप जा रहा है। तो जो अपने आप अगली पीढ़ी में चले जाए वो इनहेरिटेड मटेरियल होता है। और जो चीज जा रहा है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जो प्रोसेस है इनहेरिटेंस, जो जा रहा है वो जेनेटिक है। तो जेनेटिक इनहेरिटेंस एक ही चीज हुआ, प्रोसेस, उसको कह रहे हैं। और वो किसके थ्रू जा रहा है? ये क्रोमेटिन फाइबर्स के थ्रू। अब न्यूक्लियस जो है, ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, जब सेल डिवीजन होता है तो ये टुकड़े हैं ना, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन अलग थलग पड़ जाती है, इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। ये अभी क्या हो रखा है यहाँ पे? इंटीग्रेट होकर सब मिल करके ये शेप दे रहा है। तो जब सेल डिवाइड करता है तो ये जो 3 4 5 टुकड़े सब अलग हो जाते हैं। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, मैट्रिक्स सब तितर बितर हो जाता है, सब साइटोप्लाज्म का एक कॉमन हिस्सा बन जाते हैं। और ये जो उलझे हुए थ्रेड्स हैं जिसको क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, ये अब सिकुड़ता है। क्रोमेटिन फाइबर्स देखो ये है, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस होना क्या होता है? सिकुड़ना। मतलब ये फैला हुआ है। एक धागे की रील को समझना आसान होता है कि उस धागे को खोल दें उलझ के, वो ज्यादा क्लियर होता है, ज्यादा एक डेफिनेट शेप में। नहीं तो जो उलझा हुआ धागा होगा उसमें धागा क्या काम आएगा? तो खुद उलझा हुआ है, उसको कैसे हम सिल सकते हैं? तो सिलने वाला कौन सा होता है? जो प्रॉपर शेप में हो, प्रॉपर रील में हो। तो ये क्या है? उलझ गया है, इससे कुछ नहीं हो सकता। अगर जेनेटिक मटेरियल को इनहेरिट होना है तो पहले इसको शेप में आना पड़ेगा। ये ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि खुद ही उलझा हुआ है ये। और अगर कोई भी क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर इस शेप में अगली पीढ़ी में जाता है तो सारे के सारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि खुद उलझे हुए हैं। उलझे हुए जो खुद कंफ्यूज होते हैं, दूसरे को क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि खुद ही क्लियर नहीं है वो। तो ये कंडेंसेशन होना इनका बहुत जरूरी होता है। मतलब ये अपने आप को एक प्रॉपर शेप में लाते हैं। तो जब ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होते हैं तब बनता है क्रोमोसोम, कुछ इस तरीके से जो आप देखते हो, ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमेटिन फाइबर ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है। अब ये दोनों क्या है? कैंची, इसको हम पढ़ेंगे। सीजर की तरह दिखता है, कैंची की तरह ही। तो ये कैसे दिख रहा है? ये है क्या है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसमें से ये दोनों पार्ट अगर हम इसको हटा दें तो क्या हम इसको कंडेंस करके ऐसे बोल सकते हैं ये क्रोमोसोम है कि वो क्रोमोसोम है?
दोनों ही क्रोमोसोम है। डिफरेंस क्या है दोनों में? पेयर ऐसा नहीं होता, है पेयर ये है कि ये मिला के पेयर बनता है, दोनों मिला के पेयर बनता है। तो ये क्रोमोसोम कैसे हुआ है? नहीं नहीं, क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं। अगर ये पेयर है तो ये क्या है? ये क्रोमोसोम नहीं है। यहां पे आगे खोपड़ी खोलनी पड़ती है, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। क्या है ये? केंचुआ है सिंगल लाइन का। अभी बारिश आई है, बाहर निकल गया है। हैं? क्रोमोसोम है, साबित कर। हैं? ये क्रोमोसोम है, ये नहीं है, दोनों है। प्रूव इट। है ये दोनों ही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम या इस फॉर्म में या ऐसे या इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं अलग अलग सेल में। ये पेयर है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है। ये दोनों सिंगल क्रोमोसोम। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे बताता हूं। लेकिन फिलहाल हम इसको लेके चल रहे हैं। ये क्या है? इंटरफेस का न्यूक्लियस, जिसका क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमोसोम हम इस तरीके से देख रहे हैं, हाईली इंटरवोवेंड, उलझे हुए धागे की तरह ये यहां प्रेजेंट है। इसमें जब कंडेंसेशन होता है तो पहले ऐसे बनता है, ये पहला स्टेज। दिस इज हाउ क्रोमोसोम लुक लाइक इनिशियली। बाद में वो ऐसे बनता है और उसके बाद इसको ऐसे रख सकते हैं। वो हमारी मर्जी है, नहीं भी होगा चलेगा। क्रोमोसोम तो यही है, ये क्रोमोसोम है, वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। यहां पे ऐसे 3 कर देते हैं, ये 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये फर्क है। आप 4 कर दो, 8 कर दो, ऑक्टाप्लॉइड कर दो, 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, बट वो इसी से ही बन रहे हैं। तो ये दोनों में हमें देखना है क्या है। वो तो मिल के कर रहे हैं, 2 4 5 6 करते जाओ, इतना करना है, ठीक है। वो आगे बढ़ेंगे, अभी क्रोमोसोम पे ही जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप करके सब क्लियर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम दिक्कत ना हो को समझने में। ये समझ में आ रहा है? तो पहले जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है तो इस फॉर्म में आता है, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और कंडेंस होने का मतलब क्या है? सिकुड़ने का मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर इंटरवोवन क्रोमेटिन फाइबर्स की पैकिंग होती है, पैकेजिंग। ये पैकेजिंग हो रही है, मतलब आपको पेरेंट्स ने बोला जा 1 किलो लड्डू लेके आ जा। आपने फर्स्ट क्लास अग्रवाल स्वीट पे गए, गोल गोल लड्डू का पैकेट बनाए और ले आए। अब जब बाइक पे रखा तो बाइक के ऊपर जाके उस पर बैठ गए, लड्डू के ऊपर में जगह नहीं थी रखने की। तो क्या हो गया उसका? मतलब अंदर क्या हो गया? वो बूंदी अलग अलग हो गई सारी, है ना। लड्डू बूंदी से तो मिलकर बनता है। हाँ, बेसन पिचक गया, मतलब पूरा फैल गया, बेसन बेसन अलग हो गया, है ना। तो अब क्या बोले, पापा ये लो लड्डू। अब क्या बोलेंगे वो, लड्डू कहाँ है? मतलब मटेरियल तो है, पेट में तो वही जाएगा, अंदर तो टूटना है, पहले से खा लो बाहर से, क्या दिक्कत है उसमें? ऐसे ही बोलेंगे, है ना, क्योंकि अंदर जाके वही होना है, बाहर मिल गया आपको, मैंने आपका पेट का काम आसान कर दिया, खा लो उसको। तो वो जो फैले हुए लड्डू थे वो ये है, जो मीन्स मार्केट में आने से पहले जो हलवाई के पास में गोल गोल हाथ में बनाते हैं ना, वही तो करते हैं ना। तो वो ऐसा लड्डू था, पिचका हुआ। अब पैकेट में आने के बाद क्या हो गया, उसको प्रॉपर शेप देके पैकेट में पैक कर दिया, मीन्स वो क्रोमेटिन फाइबर्स पैकेजिंग करके अब ऐसे क्रोमोसोम में आ गया। अब वो दिख रहा है, अच्छा ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम इस तरीके से विजिबल होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये पार्ट सेल डिवीजन को हम इसी में लेते हैं, मीन्स नेक्स्ट चैप्टर को इसी में ऐड कर लेते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये हो चुका है, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर दिया है हमने, क्योंकि इसी से लिंक में पूरा चैप्टर खत्म होगा तो ये दोनों चैप्टर एक साथ उड़ जाएगा।
तो ये क्लियर हो गया, इसको लिंक करना जरूरी है। अब देखो सेल डिवीजन में मीन्स ये न्यूक्लियस ऐसा पैक क्यों हो रहा है, उसको डिवाइड करना है, ध्यान रखना है। जब न्यूक्लियस से क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस या पैक होकर क्रोमोसोम बनाएगा तो इसलिए बनाता है कि उसको डिवाइड करना है, 1 से 2 सेल में जाना है। अगर कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसका जो न्यूक्लियस या सेल है वो उसी शेप में होता है जो आपने अभी डायग्राम बनाया। तो आप यहां लिख सकते हो इस न्यूक्लियस में, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल विच इज अनडिवाइडेड। मीन्स ऐसा सेल का न्यूक्लियस है जो डिवाइड नहीं कर रहा है अभी, ये डिवीजन में नहीं है, ये रेस्टिंग फेज में। इस न्यूक्लियस को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, ये आराम कर रहा है, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूक्लियस उसके रेस्टिंग फेज में है, इसको कोई जल्दी नहीं है कि आगे दोबारा डॉटर सेल्स में जाना है। एक क्वेश्चन याद आ गया, पूछूं? हैं? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। तो स्वेटर पहन के आई है, टेम्परेचर हाई करेंगे ना, बंद नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन अभी मैंने क्या पूछा रैंडमली, 1 सेल डिवाइड्स टू फॉर्म, क्या हो गया? कंबल लाओ उसके लिए। वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सन सेल। सन सेल प्रूव करो डॉटर सेल है, प्रूव करो डॉटर सेल है वो। मेरी यहां स्किन में चोट लगी, खून निकला, अब ये डॉटर सेल बनेगा सन सेल बनेगा? मैं तो मेल हूं, क्यों बनेगा डॉटर सेल? मैं तो मेल हूं। आप बोल सकते हो डॉटर सेल, गर्ल सेल, मेरा तो सन सेल है, हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी बताओ। तो तो 2 सेल्स के डॉटर सेल बनाएंगे, सन सेल बनाएंगे, नेफ्यू सेल, नेफ्यू, नेफ्यू, भांजा, भांजा नहीं बनाएगा तो ये गांजा बनाएगा। हाँ रोहित, क्या बनाएगा? तू अलग से ही हंस रहा है। प्रथम दोनों बनाएंगे, लड़ाई नहीं करते हैं ना, शांति प्रिय देश है हम लोग। खैर इसका आंसर फिर कभी लेंगे। तो ये सेल कैसा है क्रोमेटिन फाइबर्स में, ध्यान रखना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर क्रोमेटिन फाइबर्स ऐसे दिख रहे हैं तो वो सेल क्या कर रहा है? आराम कर रहा है, मीन्स कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, उसके एग्जाम बहुत दूर है अभी। जब इस एग्जाम पास में आएंगे तो सेल डिवाइड करने में जाएगा, मतलब सेल डिवीजन। तो इस रेस्टिंग फेज के न्यूक्लियस को, अब आते हैं यहाँ पे डिवीजन, रेस्टिंग फेज के न्यूक्लियस को इंटरफेज कहते हैं। वो इंटरफेज है, ऊपर लिखा था अलग से, इंटरफेज का न्यूक्लियस है, मींस रेस्टिंग फेज का है। इसमें क्या है अंदर? ऐसे क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। और जो पूरा मतलब एक सेल की पूरी लाइफ स्पैन में जो भी चीज होती है डिवीजन से पहले या बाद में लेकर के, उसको कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल होता है एंटायर, सेल कब पैदा होगा, कब बड़ा होगा, कब डिवाइड करेगा, ये पूरी एक्टिविटी को सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। और ये सेल साइकिल का जो टाइमिंग है, टाइमिंग वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उसका अपना लाइफ स्पैन कैसा है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया जो डिवाइड करता है वो 18 से 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है, मतलब ये इसका सेल साइकिल है। 20 मिनट में सब कुछ हो जाना है इसका। बेचारी एक मूवी भी देख नहीं पाता बाहुबली का, 20 मिनट का पूरा लाइफ स्पैन है इसका। तो इसका सेल 20 मिनट के अंदर डिवाइड करेगा। अगर हम फंगस लाइक ईस्ट की बात करते हैं तो ये 90 मिनट्स में डिवाइड करता है, 1.5 घंटे में ये डिवाइड करेगा। और अगर हम एवरेज ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो एवरेज बेसिस पे 1 डे में वो डिवाइड करते हैं,
बाकी कुछ ऐसे हैं जैसे न्यूरॉन, नर्व सेल, कभी डिवाइड ही नहीं करता है वो। तो ये एवरेज है। एवरेज मीन जितने भी सेल्स हैं उसका एवरेज निकाला गया। तो एन एवरेज ह्यूमन सेल डिवाइड आफ्टर एवरी 1 day, दो इट वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। सेल टू सेल ये वेरी कर सकता है, एवरेज 1 day में करता है। तो इस एक दिन में उसका सेल साइकिल में क्या क्या होता है, मीन्स उस लाइफ टाइम में वो करेगा क्या। अब इस टाइम को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, अराउंड 75 to 90% टाइमिंग और बाकी 10 to 25% टाइमिंग। ये दो टाइमिंग में डिवाइड किया है इसकी पूरी एक्टिविटी को। 90% कुछ और करेगा, 10% कुछ और करेगा, 75-25 अलग तरीके से करेगा। अब ये सेल साइकिल में जो मैक्सिमम टाइम होता ये वाला, इसमें सेल रेस्ट करता है, ये इसका रेस्टिंग फेस होता है। आप सोच सकते हो कि सेल मैक्सिमम आराम कर रहा है और बाकी के टाइम पे यहां पे डिवीजन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम टाइम आराम कर रहा है, आराम करने का मतलब डिवाइड नहीं कर रहा, और डिवाइड करने का मतलब आराम नहीं कर रहा। दोनों में डिफरेंस दूसरे तरीके से क्या है, जो रेस्टिंग फेस है वो डिवाइड नहीं का मतलब वो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, सेल को चला रहा है पूरी एनर्जी दे दे करके। तो जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं जो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, उस समय सेल कभी डिवाइड नहीं करेंगे, वो इंटरफेस में रहेंगे। तो ये टाइमिंग को, रेस्टिंग फेस को हम इंटरफेस कहते हैं। इसमें ये डिवाइड नहीं करते हैं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। ठीक है। और बाकी टाइम जब मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया वो डिवाइड करता है। यहां से क्वेश्चन निकल के सामने आता है, why and when a cell should divide। क्वेश्चन के बाद आंसर लेंगे। वो डिवाइड कर रहा है, बट क्यों कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा, या मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा है सेल, तो वो कैसे पता चल रहा है? सेल को कैसे पता चल रहा है कि मैं अब थोड़ा फेल हो रहा हूं, डिवाइड कर जाता हूं? तो उसको डिवाइड क्यों और कब करना चाहिए सेल को? सपोज करो कि एक सेल का जो एक पर्टिकुलर टाइम है, एक सवाल है, वो सब सवाल अपने ऊपर आप ले सकते हो। वो अभी जस्ट बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब उसको सपोज करो इसका लाइफ स्पैन 1 hour है, सपोज करो एक साल में ये एक घंटे में खत्म हो जाएगा इसका लाइफ खत्म। जैसे आपका लाइफ स्पैन 70 years है, ऐसे सोच के चलना है, अपने ऊपर लेकर चलना है। अभी आप 16 से 17 साल भी हो या 15 साल के हो गए, ठीक है, 70 years का लाइफ स्पैन है, ये सेल पैदा हुआ है अभी, एक घंटे में 60 मिनट में इसकी डेथ होने वाली है, मीन 60 मिनट का 70 years का टाइम हो गया पूरा। अब इसको अपना डिवीजन करना चाहिए अराउंड 40 मिनट्स में, लेट्स सपोज डिवाइड करना चाहिए इसको, है ना। क्योंकि अब इस सेल की लाइफ में क्या बोल रहा है कि भैया तू अगर अब लेट हुआ तेरा टाइम निकल जाएगा, समझ में आ रहा है? तू अगर 40 से 50 मिनट तूने किया, तेरा जिंदगी का समय निकल जाएगा, डिवीजन कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और अगर तू पैदा हुआ है 10 मिनट में तू करता है, तो तेरी पहचान ही नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वो समझ में आ रहा है? टाइम की वैल्यू होती है, आप सबके लिए भी टाइम की वैल्यू है। द टाइम ऑफ 11th and 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उस समय कर गए तो दुनिया पहचान लेगी आप, लेट कर गए क्या बोलेगी? विश्वास नहीं करेगी, तुक्का लग गया ये बोलेगी। पहले कर गए तो इस कंडीशन को अगर हम अजूबा बोलें तो उसको बोलते हैं प्रोडिजी। प्रोडिजी क्या होता है? जैसे एक बिहार में एक लड़का था मेरे टाइम पे, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तथागत नाम का। उसने जब वो 9 साल का था उसने बीएससी कर ली थी, 9 साल में बीएससी कर ली थी।
और 21 साल में वो IIT बॉम्बे में प्रोफेसर बन गया था। IIT बॉम्बे में प्रोफेसर बनने के लिए कम से कम 45 ईयर्स एज, उतना एक्सपीरियंस चाहिए। और उसने ऐसे ऐसे एग्ज़ाम क्लियर किए कि 21 ईयर्स में जब एक बच्चा BSc करता है, वो IIT बॉम्बे में प्रोफेसर था, अभी भी है। उसको बोलते हैं प्रोडिजी, अजूबा, मीन्स लड़कों से अलग हटके वो हमारी एज से है ही नहीं। तो टाइम से पहले कुछ ऐसे लोग करते हैं, वो बहुत ही नाम मात्र के लोग होते हैं। उनको हम पैदाइशी नहीं कहते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। अभी एक हरियाणा में एक लड़की है जो BBC की वालों की तरह बोलती है, उनको नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, हैं? और वेस्टर्न एसेंट में बोलती है वो। और वो उसने बोलना शुरू किया था क्लास 8 से। कैसे? वही आपकी तरह यूट्यूब से सीख करके। कुछ यूट्यूब इंस्टाग्राम में अपने को बर्बाद कर रहे हैं, वो अपना नाम कमा रही हैं। तो ऐसे भी है, इनको बोलते हैं प्रोडिजी। एक्सट्रीम केसेस हैं, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है। मीन्स इनके सामने हम जैसे लोग टिक ही नहीं पाएंगे, हमको शर्म आएगी कैसे हम तो करेंगे फेस। तो ये होता है टाइम से पहले। ये भी कर सकते हो आप, मतलब क्या, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। खैर टाइम पे तो करना ही चाहिए, टाइम से डिले नहीं करना चाहिए। तो ये सेल को कैसे पता चलता है? आपको तो आपका टाइम बता रहा है, 11th में पढ़ना है तो पता चल रहा है। एक सेल को कैसे पता चलेगा कि उसको डिवाइड करना चाहिए? हाँ, कैसे पता चल रहा है वो भी कैसे पता चलेगा? खुद तो अपने आप कुछ नहीं कर सकते ना। अब आप भी सारा खुद ही कर रहे हो अपना काम, लेकिन सब तो एक जैसे परफॉर्म नहीं कर रहे। हाउ, कैसे? वही चीज। उससे लिंक है, एरिया से लिंक है। अब इस पॉइंट को उठा सकते हो। वो पॉइंट कैसे पता चलता है? एरिया, एरिया से लिंक है। देखो फिर से आपको एग्जांपल, हमारे सबको एग्जांपल लेते हैं। एक सेल जो जस्ट पैदा हुआ है, वो साइज में कैसा होगा, छोटा या बड़ा? छोटा। ये लेके चलते हैं तो बड़ा हो गया, छोटा होगा, ये ना छोटा। जैसे हम पैदा होते हैं छोटे, मम्मी आइसक्रीम खिला दो, खुद नहीं जा सकते, साड़ी खींचेंगे, आइसक्रीम खिला रही है कि नहीं, ऐसे है ना, जिद करते हैं। तो छोटा सेल क्या है? डिपेंडेंट है। या ये कह सकते हो ये अपनी मनमानी नहीं कर सकता, कि कर सकता है, हैं? फिर इमोशनल हो गई। मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा, जनरली मीन्स अपने पे लेके आ गई, घमंडी थोड़ी सी है। मैं क्यों नहीं कर सकती यार? हाँ कर सकते हैं, धमकी तो दे ही सकते हैं। देखो बच्चे की जिद कितनी स्ट्रांग होती है। 10th में टॉप किया है, 10th में क्या 5-6 में अच्छे नंबर लेके आए, पापा ने बोला था साइकिल दिला देंगे, और क्या बोला 7th में कर लेंगे बेटा, साइकिल दिला देंगे। वही लेट जाएगा, वो शर्ट फाड़ देगा, रगड़ देगा अपने आप को, लेकिन साइकिल 6th क्लास में मिलेगी। वो होती जिद, उसको बोलते हैं जिद करना। तो ये बेचारा जिद नहीं कर सकता, क्यों? टोटली डिपेंडेंट। फिर खुद पे आ गई। देखो होता क्या है, एक छोटे सेल में और एक बड़े सेल को हम कैसे बनाते हैं? ये ऐसे बनाते हैं या डायग्राम में ऐसे बनाते हैं? सब बड़ा करेंगे? नहीं नहीं, कैसे बना, जनरली कैसे बना? ये क्यों नहीं है? ये लो माइटोकॉन्ड्रिया था बाहर निकल गया, गोल्जी बॉडी था बाहर निकल के बड़ा कर रहे हैं। ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसको? सेल के साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का साइज डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियस का साइज उतना ही रहता है जब वो पैदा हुआ था। जैसे एक फैक्ट बताता हूँ, हमारी आंखों की आई बॉल ये जिंदगी भर वैसी ही रहती है। जब आप पैदा हुए थे, मरोगे, उसी साइज का रहता है, ये कभी साइज बढ़ता नहीं है इसका, पता है? तो ऐसे ही ये आई बॉल है एक सेल का, ये कभी ग्रो नहीं करता। सेल कितना मर्जी बड़ा हो जाए, ये उतना ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ये शिल्पा बिंदी नहीं बना सकते इसके अंदर,
हमें उसको छोटा ही करना पड़ेगा, उसको बड़ा नहीं कर सकते हम कैसे भी। तो एक बड़ा सेल ये हो गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियस क्या है पापा? सेल का मतलब सेल के आसपास साइटोप्लाज्म में जो भी मेटाबॉलिज्म होगा वो इसके आदेश से होगा। मतलब वो आएंगे ग्लाइकोलाइसिस कर लें पापा, हाँ जाओ करो, ऐसे होगा। ये नहीं चल छोड़ना पापा को अपने आप करते हैं हम, वो नहीं कर सकते। अगर वो होगा तो सेल मेंटल हो जाता है। ऐसा हो जाता तो कैंसर बोलते हैं उसको। कैंसर, कैंसर वही होता है। तो ये जो आपने बोला है, इस कैंसर को हम बाद में पढ़ेंगे आगे डिटेल में, वो अलग टॉपिक है। तो ये सेल क्या है? छोटे में सारी चीजें अपनी मनमार्जी से पूरी कर रहा है। कौन? सेल चला रहा है न्यूक्लियस को अच्छे से, पूरा न्यूक्लियस चला रहा है सबको। अब सेल बड़ा हो गया, न्यूक्लियस बेचारा छोटा का छोटा वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये बड़ा हो नहीं सकता, इसका साइज उतना ही रहेगा। अब सेल बड़ा होने से क्या है, जो बड़े साइटोप्लाज्म दूर वाले हैं, न्यूक्लियस दूर बोलता है हेलो क्या कर रहे हो, उसको असर नहीं, क्योंकि वो दूर पहुंच चुके हैं। मतलब एक बड़े सेल में जब न्यूक्लियस का कंट्रोल कम हो जाता है तब उसको डिवाइड होने पर मजबूर करना पड़ता है। समझ में आया? जब सेल बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस का कंट्रोल कम हो गया है, और क्योंकि अगर ये डिवाइड अब नहीं करेगा तो ये आवारा हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है सेल स्पीशीज कौन सी है, उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज एक सेल का एवरेज शेप जितना होता है उतना ही रहता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा होगा तो प्रॉब्लम है। अगर सपोज करो हड्डी के सेल बड़े हो गए, बाहर कहाँ निकलेंगे? अगर हड्डी के सेल, ये जो हमारी हड्डियां हैं, उसके सेल बड़े हो गए तो मैं अपने हाथ से ऐसे टच कर लूंगा उसको, लंबे हो जाते हैं। अगर यही हड्डी के सेल छोटे हो गए, मैं छोटा हो जाऊंगा। मतलब जो छोटे थे वो बढ़ नहीं पाएंगे। मतलब वो कहते हैं ना, मैंने सॉक्स पहनना मम्मी, सॉक्स छोटी हो गई। वो कैसे छोटी हो सकती है भाई? जूता छोटा हो गया, जूता कैसे छोटा होगा? हम क्या बोलते हैं, हम बड़े हो गए, है ना। शर्ट मुझे नहीं आ रही, शर्ट छोटी हो गई, वो कैसे छोटी होगी? वो तो उतनी ला रही थी, इतनी थी, आप बड़े हो गए। नहीं, हाइट कम नहीं हो सकती, जितनी है उतनी रहेगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। हाइट क्या होती है? ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? ग्रोथ कल हमने पढ़ा था ये, हम क्या पढ़ा था दूसरी क्लास में? इरिवर्सिबल इंक्रीज, एक ऐसा इंक्रीज जो कि घट नहीं सकता, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा देखने मिल रहा है, नंबर आए 30 में से 20, फिर 18, फिर 5, फिर ऊपर हैं। क्यों? बिजनेस, आपका बिजनेस पढ़ा ही है अभी। तो ये पता चला है कि सेल डिवाइड क्यों करना चाहिए। जब न्यूक्लियस का कंट्रोल सेल पे वीक हो जाता है तो सेल डिवाइड करता है। क्या बोलते हैं? व्हेन न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीजेस, ये डिक्रीज न्यूक्लियस के बेसिस पे आ रहा है, साइटोप्लाज्म इतना बढ़ गया है कि उसका असर कम हो गया है, देन ए सेल विल डिवाइड, वो सेल फिर डिवाइड करेगा। और ये हाँ सब में अलग अलग होता है, हर सेल में अलग होता है, स्पीशीज में डिफरेंट होता है, ऑर्गन्स के अंदर, टिश्यू के अंदर वो डिफरेंट होता है, सब पढ़ना पड़ता है, सब लर्न करना पड़ेगा, तब पता चलेगा अच्छा ये इसलिए ऐसा कर रहा है। आई नो, बट उतना डेवलपमेंट डिटेल में है नहीं। ठीक है, अब सपोज करो ये यहां पे डिवाइड करना चाहिए, अब इसने क्या किया, यहां पे जो छोटे सेल थे इसने वो बात मानी नहीं, किसकी? कि तू अभी डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि मैं तेरे को कंट्रोल में रखा है मैंने, ये इसने बात ही नहीं मानी। क्या हो गया? ये सेल डिवाइड करता रहा करता रहा करता रहा, इसी को कैंसर कहते हैं, यही कैंसर होता है। जैसे देखो हमारे अंदर WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स, इनका एक बूंद खून निकालते होगा ना, खून मार के खून बाहर निकाल दिया, निकालते हो, एक बूंद खून की कीमत तुम क्या जानो, ऐसे बोले सुना है? आ गई इमोशनल होकर
सिंदूर क्या बोल रही थी ये? रमेश बाबू, मुझे पता है वो चीज रटा हुआ है। वो एक ऐसी चीज है जिसको हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चों पढ़ लो मत, वो अपने वो रटा हुआ है। लेकिन किताब के में फॉर्मूला साला बार बार भूल जाता है, और वो डायलॉग ऐसे याद रहता है कि पता नहीं आने वाली पीढ़ियों के बच्चों ने बेटा ये याद कर लेना, आते से आगे काम आएगा कि हम पूर्वजों में ऐसे पढ़ा करते थे। नहीं तो WBC जो हमारे ब्लड में है, वन ड्रॉप जब बाहर निकलता है, खून निकाला है किसी का? किसका? गलती से धक्का दे दिया। सुन लो, सर फोड़ा था। भाई का खून किया है। मैं खूनियों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। निकाल तू पूरा, दूसरी टाइफाइड डोंट है, दूसरी बार आएगा, निकाल तू एक बार अभी हैं। नहीं तो WBC का जो 1 ड्रॉप ब्लड मीन्स एक बूंद खून निकलता है, उसमें करीब करीब 12,000 WBC होते हैं। ये नॉर्मल नंबर है, हेल्दी नंबर, इतना होना चाहिए। ठीक है। अब जो WBC सेल को बनाने वाले सेल्स होते हैं जो हमारे बोन मैरो के अंदर होते हैं, 11,000 कर ले, 8,000 में भी होता है। मीन्स रेंज है 7 to 12,000, उसके बीच में कितना भी हो सकता है। 7 से लेके 12,000 के बीच में, 7,000 से 12,000 के बीच में कितना भी हो सकता है। इससे कम हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होती है। ज्यादा होने पे तो देखो मैं बता रहा हूँ, 12,000 नॉर्मल सेल्स हैं। जब हमारे बोन मैरो के अंदर में जो सेल्स ये डिवाइड करके बना रहे हैं, जब ये लगातार बनाना शुरू कर दें बिना मन के, जब ये जैसे पगला गया, ये जब ऐसा होता है तब ये नंबर बढ़ करके 2 लाख तक जा सकता है, 2 लाख। इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। दिस इज कॉल्ड एज ब्लड कैंसर, इसको बोलते हैं। और जब ये नंबर कम हो करके 200 तक आ जाए, इसको बोलते हैं एड्स, तब होता है एड्स। तो ये दोनों चीजें वेरी करती हैं, डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है, कौन इसको प्रमोट कर रहा है। हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे आगे जाकर कि ये किस बेसिस पे बनता है, जेनेटिक क्या है, DNA कैसा क्या करता है इसके अंदर में, वो आगे पढ़ेंगे हैं। ये इतने अच्छे से बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे बोलूँ? क्या बोला मैंने, क्या बोला बताओ, समझ में आएगा। हाँ सर हमें समझ में आ चल बता। पूरे हमारी बॉडी में जो WBC होता है उसका जो काउंट होता है वो 7,000 से 12,000। एक बूंद खून, चिल्लाना पड़ गया फिर से मेरे को। और वो 2 लाख की जितना हो जाएगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, और अगर कम हो जाएगा 200 तक पहुंच जाएगा तो एड्स हो जाएगा। समझे? क्या समझे बताओ फिर से। एक बूंद खून, ये बोलो याद हो जाएगा। आजा, मीन्स टॉपिक के बाहर तो रटवा लो, टॉपिक के अंदर कुछ याद नहीं आ रहा किसी को क्या पढ़ा रहे हैं। तुम मुंह दबा के क्यों बोलते, खोल के बोला कर, खोल के बोला कर। अब बोल खुल के। डोंट गेट इमोशनल। अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिर्फ एग्जाम। इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, इससे एल्यूजन आ जाएगा। मतलब एड्स आज ही जानेंगे पूरा सब कुछ। ऐसे पढ़ाकू चाहिए हमें, जो मेन चीज है वो नहीं पढ़ना है भैया, यही रहना है पक्का। क्या आज की क्लास का टाइटल है 1 बूंद, एक बूंद।
जो ऑनलाइन आज मिस करेंगे आज यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। चलो वापस आ जाओ। तो ये पता लगा क्या? इसका आंसर लिखो, पहले सेंटेंस फॉर्म में लिखो इसका आंसर। Why and when a cell should divide? When a cell is small, when a cell is small in size, nucleus, when a cell is small in size, nucleus takes control of entire cell's metabolic activities. Entire cell's metabolic activities. In this case, it will never divide. In this case, it will never divide. As the cell size increases, nucleus control increases. Nucleus control of the cytoplasmic activity decreases. Nucleus control of cytoplasmic activity decreases. This promote a mature cell to divide. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में the entire cell activities which occurs for division is called cell cycle. It is divided into two main phases. Two main phases. One, interphase. It is resting phase of cell and nucleus. Resting phase of cell and nucleus. In this, cell is metabolically active. Metabolically active, but physiologically, but physically inactive. सेकेंड में लिखो डिवीजन फेज. ब्रैकेट में एम फेज लिखो. एम का मतलब बताऊंगा अभी आगे. एम फेज, एम कैपिटल एम, एम फेज. This is the phase where cell actually divides. This is the phase where cell actually divides to form daughter son, जो भी लिखना लिख लो, daughter cells. दोनों लिख दो, सब खुश होना चाहिए. यहां तक क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं. हैं? हाँ मंडे. ये हो गया, अभी थोड़ा सा बाकी है, उसमें आगे इसी में लिंक कर दूंगा. चैप्टर 10 स्टार्ट हो गया.